हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, तो नाउ हम लोग आज पहुंच चुके हैं एक नए पॉइंट में फिजिक्स का। बहुत सुंदर सा पॉइंट है जो एग्जाम में काफी पूछता रहता है, जिसका नाम हो गया चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। इसका नाम क्या होगा बेटा? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या चीज ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले तो इसका सिद्धांत, उससे पहले इसकी परिभाषा हम आपको बता देंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम बताएंगे सिद्धांत की किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फिर इसका बनावट, और अंत में हम सुग्राहिता के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी पूछता रहता है। सुग्राहिता दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक प्राप्त होता है धारा सुग्राहिता, दूसरा प्राप्त होता है विभव सुग्राहिता। बहुत ही आसान फैक्ट है और बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है ये, जिसपे 5 नंबर पक्का आप ठोक देंगे, एग्जाम में लेके आ जाएंगे। तो इस 5 नंबर का प्रिपरेशन आज हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट का, और जिसका नाम क्या है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। बाबू इसका नाम धारा मापी भी है। इसका माप क्या है? नाम क्या है? दूसरा नाम धारा मापी भी है। धारा मापी मतलब क्या हुआ? जो धारा को मापता हो उसे क्या कहेंगे? धारा मापी। सीधी सी बात है, इसका हल्का सा एकदम छोटा सा सूत्र हो जाएगा, छोटा सा परिभाषा हो जाएगा। जो धारा को मापता है उसे हम क्या कहते हैं? धारा मापी कहते हैं। क्या मेरे साथ बोल देंगे? जरा बोलेंगे, जो धारा को मापता है उसे ही धारा मापी कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं। लेकिन हम आगे चलेंगे इसकी दूसरी परिभाषा पर, जो ये निर्धारित करता है कि ये कौन सा काम करता है, काम के आधार पर इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा जो है ना बेटा, काम के आधार पे। काम क्या है इसका? ये अल्प धारा को मापता है। कैसे धारा को मापता है? अल्प धारा को। और अल्प से यानी थोड़ा अधिक धारा हो जाए तो ये माप नहीं पाएगा, सिर्फ अल्प धारा को मापने की युक्ति है। तो हम सीधे बोलेंगे, इसकी जो सबसे प्रमुख परिभाषा है, सबसे हाईलाइटेड परिभाषा है, वो क्या होगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने की युक्ति है। क्या ये बात दिमाग में आ गई? आप बता सकते हैं? तो हम आपसे क्वेश्चन कर ले, ये कौन सा धारा मापी है जो अल्प धारा मापती है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल। और इसमें 1 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड में आता रहता है, और हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं 2026, और साथ में आप जाएंगे 2027 में। तो आप 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, और 26 के लिए आपके सीनियर कर रहे हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़िया से वीडियो देखेगा और अंत तक वीडियो देखेगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो नाम क्या हेडिंग का हमने पहले बता दिया है। क्या नाम है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। और इसकी परिभाषा भी हमने आपको बता दिया है कि ऐसा यंत्र, फिर से बोलेंगे, ऐसा यंत्र जो अल्प धारा को मापता है उसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। परिभाषा में कोई डाउट? आप लिखा दें इसको हम? चलो आपको हम लिखा देते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, पेज को हल्का सा मैं इस तरह से, हाँ अब इसको मैं बड़ा कर लूँगा। चल कुंडली, इस प्रकार से भी कुंडली लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने की युक्ति है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने की युक्ति है।
हो गया बेटा? वहाँ वोल्टेज बढ़ गया बेटा, थोड़ा वोल्टेज डाउन कर दो कोई, तो लाइट पंखा ऑन हो जाएगा आपका। तो हमने परिभाषा बता दिया, उस तरफ घुमाना, उस तरफ, ऐसे ऐसे, ये वाला, हाँ, और घुमाओ, हो गया। तो हमने परिभाषा आपको बता दिया कि चल कुंडली कैलोमीटर अल्प धारा मापनी क्या है? युक्ति है। क्लियर है? ये परिभाषा हमने यहां पर क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? सिद्धांत की। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना? तो हम यहां लिखेंगे सिद्धांत। अब हम बात करेंगे किसका? सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत, ये किस सिद्धांत से काम करता है इसके बारे में बताना है। कि कोई हम डिवाइस कहीं पर उपयोग करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो उसका सिद्धांत क्या होता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस सिद्धांत में कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत क्या हुआ? देखो यहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र है जो स्थिर चुंबक है, एक एन है, दूसरा एस है। पहला क्या है? एन है, दूसरा क्या है? एस है, ठीक है। ये स्थिर चुंबक है और इस पर एक हमने कुंडली लगाई है। क्या लगाई है? कुंडली। यहां दिख पा रहा है, ये कुंडली लगाई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोलेंगे? समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो उसमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बस यही सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सिद्धांत बिल्कुल आसान है कि जब किसी कुंडली को, क्या बोलेंगे? पुनः बोलेंगे, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तो यहां देखो तीन शब्द है। पहला क्या है? कुंडली को। किसको है? कुंडली को रखना है। किसको रखना है? कुंडली को। चलो हम यहां से लेते हैं, किसको लेना है? कुंडली को लेना है। और किसमें? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। कैसा बोलेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। इज दैट क्लियर? परिभाषा मक्खन, बिल्कुल मक्खन ही करेंगे आज हम, ठीक है। 5 नंबर आपके पॉकेट में, ठीक है, आपके पॉकेट में। आप जब चाहो निकालो, जब चाहो खर्चा करो, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे बल आघूर्ण कार्य करता है। कोई डाउट आपको? एक बार पुनः रिपीट करवा दें, बोलिए मेरे साथ। जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे बल आघूर्ण कार्य करता है। लिखा दें इसको। चलो सिद्धांत हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है।
वहाँ से बाबू फल को खोल दो, तो वो फ्यूज खोल दो बेटा। ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दो चीज अभी तक आपको हमने मक्खन करवा दिया। सबसे पहले परिभाषा बता दिया इसका कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने की युक्ति है। परिभाषा हो गया क्लियर। या फिर अल्प धारा मापने की युक्ति को ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, कहते वाला स्टाइल में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपका हो गया कि सिद्धांत क्या होगा। जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करता है, बलागुण कार्य करता है। तो ये आपकी कुंडली हो गई जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, बलागुण। आपको हमने परिभाषा क्लियर कर दिया। ठीक है बेटा, इस पे टिक लगाते हैं। और हमने सिद्धांत भी आपको बता दिया। अब बात करेंगे किसकी, बनावट की। किसकी बात करेंगे, बनावट की। तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। हाँ ठीक है, चलेगा। थोड़ा इसको हम छोटा कर लें, ये बड़ा बड़ा जैसा दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इस तरह से। और अब हम लोग बात करें किसकी, बनावट की। बनावट में मेन चीज क्या होता है कि इसमें कौन कौन सा वस्तु लगा हुआ है जो इसको बना रहा है। बनावट में कौन कौन सी वस्तु लगी हुई है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लगा हुआ है जो कि अब इस गैल्वेनोमीटर को ये बना रहा है। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें एक स्थिर चुंबक लग रहा है। क्या लग रहा है, स्थिर चुंबक है। फिर क्या है, एक कुंडली है। दूसरा क्या है, एक कुंडली है। और इसमें दो टर्मिनल लगा विद्युत धारा प्रवाह करने की। क्या लगी, दो टर्मिनल लगी है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, और एक आपका बीच में स्प्रिंग भी लगा हुआ है कुंडली पे। क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। ठीक है, जिस पर धारा प्रवाह करते हैं तो ऐंठन बल, यानी कि उसमें एक बल आघूर्ण जो लग रहा है जो उसको घुमाने का कार्य करता है, वो स्प्रिंग उसका विरोध करता है। तो स्प्रिंग पर क्या लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बनावट में हम बता दें क्या क्या जरूरी है। तो इसमें एक कुंडली होती है। कैसे बोलेंगे बेटा, कि इसमें एक कुंडली होती है जो स्थिर चुंबक के, जो देखो ये दोनों क्या है, स्थिर चुंबक है, जो स्थिर चुंबक के मध्य लटकी होती है। बनावट में क्या क्या बोलेंगे, इसमें एक कुंडली होती है जो स्थिर चुंबक के मध्य क्या होती है, लटकी होती है। और दो टर्मिनल से इसके अचालक जो कुंडलियां होती है वो जुड़ी होती है। दो टर्मिनल T1 T2 से इसकी अचालक कुंडलियां क्या होती है, जुड़ी होती है। बस इतना ही है, ज्यादा हम आपको याद नहीं करवाना बेटा, समझो, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है बेटा बताओ। इसमें कमने क्या होता है, एक कुंडली है, जिसमें क्या है, एक कुंडली है। और ये किसके मध्य है, स्थिर चुंबक के मध्य क्या है, लटकी है, लटका हुआ है। क्या हुआ, लटका हुआ है। तो हमने फिर से क्या बोलेंगे कि इसमें एक कुंडली होती है जो स्थिर चुंबक के बीच क्या होता है, लटका होता है। और दो टर्मिनल लगा होता है। क्या लगाता है, दो टर्मिनल। और टर्मिनल का संबंध किससे होता है, अचालक कुंडलियों से होता है। अचालक कुंडली से ये लगा होता है। क्लियर है, ये बात, इतना बात जरूरी है इसमें। और स्प्रिंग वगैरह बहुत चीज इसमें लगा हुआ तो उतना नहीं जरूरी है। स्प्रिंग की चर्चा हम आगे भी कर लेंगे जिससे प्रत्यानयन बल लगता है। लेकिन फिलहाल अभी बोलना क्या क्या है, कुंडली के संबंध में बोलना है, चुंबक के संबंध में बोलना है, टर्मिनल के संबंध में बोलना है, और अचालक कुंडलियां। ये चार चीज को हमको चर्चा करना। कौन कौन सा, कुंडली, पहला कौन सा चर्चा करना है, कुंडली। दूसरा क्या है, स्थिर चुंबक। और तीसरा क्या है, टर्मिनल। और चौथा क्या है, अचालक कुंडली। ठीक है, लटका हुआ बात तो उसमें आ गया, डिवाइस। लटका हुआ बात तो डिवाइस नहीं ना है, कोई लटका हुआ चीज कोई डिवाइस है, लटका हुआ बात हमने उसमें लगाया है। ठीक है, वो बात उसमें इंक्लूड होगा। डिवाइस चार चार चीज लग गया। क्या क्या लग गया, तो पहले कुंडली, क्या लग गया, कुंडली। दूसरा क्या चीज हुआ, तीसरा क्या हुआ, टर्मिनल हुआ। और चौथा क्या हुआ, अचालक कुंडली, जहां पर ये जाके फिक्स होता है। ठीक है, तो लिखो बनावट में कोई दिक्कत नहीं इसमें बेटा। देखो इसमें थोड़ा फॉन्ट साइज हम कल को छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या, इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें थोड़ा मोटा कर दें।
चलो ठीक है। इसमें एक कुंडली होती है जो स्थिर चुंबक के लटकी इसमें एक कुंडली होती है जो स्थिर चुंबक के मध्य लटकी होती है। कुंडली से जुड़ी हुई अचालक कुंडलियां होती है जो विद्युत टर्मिनल से भी जुड़ा होता है। बिल्कुल होती है, लिख दीजिए। इसमें जुड़ी कर दो, जुड़ी शब्द लगा दो। तो क्लियर हो गया। इसमें एक कुंडली होती है, जो स्थिर चुंबक के मध्य क्या होती है? लटकी होती है। कुंडली से जुड़ी हुई अचालक कुंडलियां होती है। इसी कुंडली से जुड़ी क्या होता है? अचालक कुंडलियां होती है जो विद्युत टर्मिनल से जुड़ी होती है। जो विद्युत टर्मिनल से क्या होता है? जुड़ी होती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये विद्युत टर्मिनल ये हो गया, और इससे ये एक देखो, ये वाला इससे आके जुड़ा और एक घूमते हुए आके इससे मिला। यही कुंडलियां हैं। अभी हमको फिगर स्पष्ट करेंगे, यहां देख लीजिए। ये जो है ना, इस प्रकार से सबसे पहले ये समझो, ये जो चीज होता है कच्चा लोहा का होता है। ये जो सबसे अंदर क्या होता है इस कुंडली में? कच्चा लोहा होता है। कच्चे लोहे के ऊपर एल्युमिनियम की फ्रेम होती है। किसकी होती है? एल्युमिनियम की फ्रेम। और इस फ्रेम के ऊपर अचालक कुंडलियां लिपटी होती है इस प्रकार से। इसी में से एक ठो निकल गया, इस टर्मिनल के जुड़ गया, और फिर एक जाके दूसरे टर्मिनल जुड़ गया। इस प्रकार से होता है। तो इतना चीज यहां करने की जगह ही नहीं है जो आपको दिखाया जाए, बस ऐसा होता है यहां पर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? ये कुंडली हो गया,
जिस पे अचालक फेरे हो गए, ये टर्मिनल हो गया, और दो विद्युत चुंबक दो साइड हो गया, एक एन हुआ दूसरा एस। बस यही बात हमने बनावट में लिखा है कि इसमें एक कुंडली होती है, ये एक कुंडली है, इसमें स्थिर चुंबक के मध्य ये लटका है, और कुंडली से जुड़ी अचालक कुंडलियां होती है, अचालक कुंडलियां हैं जो टर्मिनल से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े आप लोग। अब इसका एक छोटा सा व्यंजक आता है जो हम लोग अभी फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान व्यंजक है, चलो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। हम लोग ने पिछले दिन बल आघूर्ण निकाला था, समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर जब एक धारावाही लूप को रखा था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, बल आघूर्ण प्राप्त हुआ था, है ना। तो बल आघूर्ण के परिभाषा से या फिर बल आघूर्ण के नियम से, है ना, ऐसा आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, बल आघूर्ण के नियम से, ठीक है ना। हमको टो एन का मान प्राप्त हुआ, लो याद है कि नहीं है, टो एन का मान प्राप्त हुआ था, और क्या प्राप्त हुआ, एन आई ए बी, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, एन आई ए बी साइन थीटा, बोलो प्राप्त हुआ तक नहीं हुआ था, एन आई ए बी साइन थीटा। और ये टो एन सबसे ज्यादा काम कब करेगा, जब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90, हमने बताया था, क्योंकि साइन 90 पर इसका मैक्सिमम मान होता है। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1। तो टो एन बराबर एन आई ए बी, बोलो हो जाएगा यहां तक। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लो, क्या मान लो, 1। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत बेटा, चलो ठीक है। तो बल आघूर्ण के नियम से टो एन बराबर क्या जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, और जब थीटा का मान 90 हो तो क्या हो जाएगा, टो एन बराबर एन आई ए बी साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 से गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टो एन बराबर हो जाएगा एन आई ए बी। बोले यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो, अब उस फिगर में आते हैं, तो ये तो फिगर हम यहां छोटा सा बना लेते हैं। हमने यहां पर एक कुंडली बनाई थी, याद कीजिए, इस पर एक सुई बनाई थी जो फॉस्फर ब्रिज की बनी होती है, और इस पर हमने एक स्प्रिंग भी इस तरह से बनाया था, और उसके बाद अचालक तार की फेरे इस तरह से मान लो लपेटते हुए एक निकला इधर से, और एक तार जो आया अंदर से इधर से निकला। इसमें एक कुंडली भी, टर्मिनल भी हमने लगाया है, इसका नाम T1 है, इसका नाम क्या है, T2 है, और यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। बोलो यही ना बनाया है, ये N है और ये S है, ठीक है। अब ध्यान से ये देखना है कि जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, तो ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण, और ये एन आई ए बी साइन थीटा ये आपको प्राप्त हो गया। क्लियर है, प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन अब इसमें एक चीज और देखना, इस पे लगा हुआ एक स्प्रिंग, क्या लगा बेटा, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या कार्य करता है ये समझते हैं। आपने बच्चा वाला खिलौना देखा हो जिसमें चाबी लगी होती है, चाबी लगे वाला, तो चाबी आपने जब घुमाया होगा और छोड़ा होगा तो खिलौना आगे भागता है, और वो कुछ इस प्रकार से होता है, शायद आपने कभी खोल के देखा होगा, तो इस प्रकार से पत्ती जैसा होता है। कभी खोल के देखे हो खिलौना? नहीं तो दुर्गा पूजा आया है सामने में, 2-4 दिन में मेला लगी गया या लग गया होगा, तो एक छोटा सा खिलौना खरीद लेना बेटा देखने के लिए, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर आप खोल के देखो दिक्कत नहीं, और नहीं देखे तो खोल के देखना, उसमें इस चक्की जैसा छोटा सा पत्ती लगा होता है, और वो काफी जब उसको घुमाते हो तो ये अंदर से टाइट होता चला जाता है, और जब उसको आप छोड़ते हो तो वो पत्ती ढीला होता है, और जैसे ढीला होगा वो चक्की को घुमाएगा और वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो आपने 2 काम किया,
चक्की को यहां घुमाया। तो हमने क्या किया, इस चीज को धारा प्रवाह करके इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। लेकिन घुमा तो दिए हैं, इसमें जो स्प्रिंग है ना उसमें ऐंठन आ गया। जैसे उस पत्ती में ऐंठन आया था ना, जिस कारण से वो चक्का घुमा गया, तो स्प्रिंग में भी ऐंठन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई तार है, आप उसको घुमाओगे ऐसे करके तो उसमें ऐसे लरी बनते हुए चल जाएगा। ऐसे हम रस्सी बनाते तो लरी बनता है ना, उसी प्रकार से ऐंठन। तो इस पर, इस स्प्रिंग पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ऐंठन। क्या प्राप्त हो जाएगा, ऐंठन। जिस प्रकार से बल आघूर्ण होता है उसी प्रकार से विक्षेप आघूर्ण भी होता है। क्या होता है, विक्षेप आघूर्ण। और विक्षेप आघूर्ण किस पे आएगा, तो इसी स्प्रिंग को प्राप्त होगा। क्या होगा, इसी स्प्रिंग पर। स्प्रिंग इसका विरोध करेगा। वो जो धक्का मार के इसको घुमा रहा है ना, इस सुई को, जो माप को बताता है, धारा की माप को बताता है कि कितना ये धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इसको वो घूमने से रोकेगा। इसको घूमने से क्या करेगा, वो रोकेगा। तो उस पर भी एक बल कार्य कर रहा है। जैसे इस पर बल आघूर्ण है, उस पर क्या कार्य करेगा, विक्षेप आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को विक्षेप आघूर्ण भी कहा जाता है। क्लियर बात। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि बल आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन क्या चूज करेंगे, विक्षेप आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को क्या कहते हैं हम, विक्षेप आघूर्ण भी कहते हैं। और विक्षेप आघूर्ण पे दो चीज काम करता है। कितना, दो चीज। एक काम करता है प्रत्यानयन बल युग्म। क्या काम करता है, प्रत्यानयन बल युग्म, जो हम आपको ऊपर में फिगर में यहां लिखे होंगे। ये स्प्रिंग पर क्या हो रहा है, ऐंठन का कार्य होगा। ये ऐंठेगा, ये घूमेगा तो ये ऐंठेगा। जैसे किसी हम तार को ले लें, तार को हम घुमाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल है, मैंने एक ब्लैक वायर लिया है और इसको जैसे हम घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से जब घुमाएंगे तो देखो इसमें ऐंठन आ रहा है। देखो ऐंठन आ रहा है ना, ये अब फिर सीधा करेंगे, ये छोड़ देते हैं, फिर इसको घुमाते तो इसमें ऐंठन आता है। ऐसे करके घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, देखो ये ऐंठन आ रहा है, आ रहा है, काफी ताकत लग रहा है, ऐंठन आ रहा है, फिर इसको छोड़ो, देखो ये सीधा हो जाता है। तो यही चीज क्या है, ऐंठन है। तो ये ऐंठन को हम मान लेते हैं कि एक इकाई ऐंठन जो प्रत्यानयन बल युग्म हो रहा है उसको मान लेते हैं के, और विक्षेप को मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो ये जो विक्षेप आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा के अल्फा। क्या हो जाएगा, के अल्फा। ठीक है ना। तो अब इसी को हम मानते हैं। चलो ऊपर बढ़ते हैं। तो लिखेंगे बल आघूर्ण को विक्षेप आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, विक्षेप आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। यदि टर्मिनल T1 तथा T2 में धारा प्रवाहित हो तो स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल युग्म के हो तथा विक्षेप अल्फा हो तो विक्षेप आघूर्ण। हमने बताया था कि बल आघूर्ण को विक्षेप आघूर्ण भी कहा जाता है ना। तो विक्षेप आघूर्ण को हमने जैसे बल आघूर्ण किसने दिखाया, टॉ ने दिखाया ना, तो विक्षेप आघूर्ण भी टॉ के द्वारा दिखाया जाएगा। तो विक्षेप आघूर्ण
तो एन बराबर के इंटू अल्फा। यदि टर्मिनल T1 तथा T2 में धारा प्रवाहित हो तो स्प्रिंग पर प्रतल वॉल्यूम K हो और विक्षेप आघूर्ण अल्फा हो तो विक्षेप आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉ एन बराबर K इंटू अल्फा। अर्थात विक्षेप आघूर्ण क्या होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म और विक्षेप का गुणनफल होता है। विक्षेप मतलब विचलित हो जाना, वहां से हट जाना, वहां से डोल जाना। जैसे हमने अभी मान लो कि कोई मीटर है, इस पे अभी कोई धारा नहीं गिरवा, तो मीटर इधर झुका रहेगा एक साइड, जैसे उसमें धारा जाएगा तो क्या वो डोलेगा। डोलना ही क्या कहलाता है, विक्षेप होना। डोलना ही क्या कहलाता है, विक्षेप। या अपनी जगह से वो हिल गया, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो विक्षेप आघूर्ण क्या हो गया, प्रत्यानयन बलयुग्म और विक्षेप का गुणनफल हो गया। कोई डाउट नहीं। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो अब क्या कह देंगे, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखो ये भी टॉयन है, ये भी टॉयन है, तो क्या हो जाएगा, के अल्फा बराबर NIAB। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, धारा का। इसका मान निकालेंगे धारा यानी I का। तो I का मान क्या हो जाएगा, के अल्फा बटा NAB। इधर क्या हो जाएगा, I। अब सीधा बोल सकते हैं या I बराबर के अल्फा इंटू NAB। अब एक चीज और यहां निकालेंगे, ये तो के विक्षेप है, अल्फा विक्षेप है, तो अल्फा को आप यहां छोड़ देना। अल्फा को छोड़ने के बाद आपको क्या बचता है, के बटा NIAB। तो ये नियतांक है, गैलोमेट्रिक नियतांक। यहां लिखेंगे जी अल्फा हो गया, तो जहां लिखेंगे जहां जी गैल्वेनोमीटर नियतांक है, तथा जी बराबर क्या प्राप्त हुआ, जी बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमने इसको क्या माना है, के को माना है, के बटा NAB। और यहाँ पर ये आपका बस एक लाइन और बचा हुआ, जिसके बाद ये व्यंजक कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम किसी चीज़ को नियतांक मानते हैं, ये देखो हमने जी के साथ अल्फा को गुना किया तब न ये बराबर आई का। अगर जी ना हो तो ये समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि जी क्या नियतांक है। अगर हम इसे जी को यहाँ हटा देते क्या हो जाएगा, आई समानुपाती क्या हो जाएगा, अल्फा। ये समानुपाती बेटा, ये अल्फा, आई समानुपाती अल्फा, क्योंकि जी क्या है, समानुपाती है। इसे ऐसा रूप में भी हम लिख सकते हैं, आई समानुपाती अल्फा। तो आई क्या बेटा,
धारा है। आई क्या है? धारा है। और अल्फा क्या है? विक्षेप है। अल्फा क्या है? विक्षेप। तो इस लाइन से क्या पता चलता है? तो किसी परिपथ में, क्या बोलेंगे, किसी परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है? जब धारा का प्रवाह होता है तो यह कुंडली के विक्षेप के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये क्या है? कुंडली का विक्षेप ना है। तो कुंडली के विक्षेप के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो यहां एक लाइन बस इसको लिख लो। सीधे लिख देंगे, ये क्या है? कुंडली का विक्षेप है, तो यहां लिख दो, अतः कुंडली का विक्षेप धारा के समानुपाती होता है। अतः कुंडली का विक्षेप किस अनुपाती? धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। क्लियर बेटा? हो गया यहां तक? अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाले हैं, जो एग्जाम में काफी पूछता है, धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? ऐसा परिभाषा पूछ लेता है कभी, या पूछता है विक्षेप सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता क्या है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है कभी। तो आज हम दोनों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना? कौन कौन सा? धारा सुग्राहिताई और विक्षेप सुग्राहिता, विभव सुग्राहिता। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? धारा सुग्राहिता। क्या समझते हैं? धारा सुग्राहिता, ठीक है ना? हालांकि दोनों परिभाषा में एक साथ समझा देंगे, लेकिन अलग अलग हम इसको लिखा देंगे। तो सबसे पहले धारा सुग्राहिता समझते हैं। तो धारा को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? आई के द्वारा। और विक्षेप को सब व्यक्त करते हैं अल्फा के द्वारा। तो देखो, धारा सुग्राहिता का परिभाषा क्या होता है? हम सीधे इसको व्यंजक करते हैं, अल्फा बटा आई हो जाए। क्या हो जाएगा? अल्फा बटा आई। आई क्या है? धारा है। और विभव को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? भी के द्वारा। किसके व्यक्त करते हैं? भी के द्वारा। विभव मीन्स विभवांतर। विभव क्या होता है? विभवांतर। विभवों के अंतर कोई विभवांतर, जिसका हम भी के द्वारा विभव को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना? तो विभव का ऐसा अंग्रेजी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन यहां जानते हैं विभव, भी मतलब क्या हो गया? विभव। क्लियर? ट्रिक समझिए, भी मतलब विभव। तो ये दोनों का हमने परिभाषा लिख दिया। बोले सर ये ट्रिक परिभाषा है? बिल्कुल परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? धारा सुग्राहिता की परिभाषा है। किसकी होता है? धारा सुग्राहिता की। और हमने इसको क्या लिखा? विभव सुग्राहिता परिभाषा। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में अल्फा देखना ऊपर है, अल्फा ऊपर है, और जो निकलना धारा का निकाल है, धारा का मान क्या है? नीचे है। ये किसका निकलेंगे? विभव सुग्राहिता निकलेगा। किसका निकलेगा? विभव सुग्राहिता। तो इसमें देखना ये आपका भी नीचे है, विभव का होता है भी। तो बिल्कुल आसान परिभाषा, तो ये खुद डिनोट कर रहा है। ये किसका? धारा के, इसलिए आई नीचे है, इसका विभव का तो भी नीचे है, दोनों में अल्फा ऊपर होगा। परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। हो गया? अब इधर समझेंगे। किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और विभव के अनुपात को विभव सुग्राहिता कहते हैं। याद करने की चीज है, याद करोगे। वो तो यहां लिखा हुआ है, ये विक्षेप है, ये क्या? धारा। ये अनुपात रूप में। ये क्या? विक्षेप है। ये क्या? विभव। क्या? अनुपात रूप में। ये किसका परिवर्तन गया? धारा सुग्राहिता का। ये किसका बनेगा? अब बस इसी का मान इस पे रखना, और मान भी आपका फटाफट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? धारा सुग्राहिता का परिभाषा लिख लेते हैं। क्लियर बेटा? तो लिखो,
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। अर्थात धारा सुग्राहिता बराबर अल्फा बटा क्या हो जाएगा आई। तो अल्फा का मान हमें पता है, अल्फा का मान क्या होता है देखो पता है, अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा नहीं आई का, सॉरी आई का मान पता है, हमने अल्फा बोल दिया। आई का मान पता, आई का मान क्या है बेटा, ये हुआ के अल्फा बटा एन ए बी है ना। अब इस एन ए बी को ऊपर लिख चल जाओ, तो अल्फा इंटू एन ए बी बटा क्या हो जाएगा के अल्फा। तो क्या ये कटेगा अल्फा अल्फा, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र एन ए बी बटा के। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है कि धारा सुग्राहिता होता है, बस ये ऑप्शन देता है एन ए बी बटा के, एन ए बी बटा जी, एन ए बटा कुछ ऐसा ही मान दिया रहेगा। तो आपको क्या चूज करना है एन ए बी बटा के। अब एग्जाम में ऐसा पूछता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका अभी पूछा हुआ बैंक, जब क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे ये चीज मिलेगा कि धारा सुग्राहिता के मान को कब बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन दिया रहता है। तो इसमें कब बढ़ाया जा सकता है, ये एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है ना। तो एन है फेरों की संख्या, किसकी संख्या है, फेरों की। कुंडली में फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, धारा सुग्राहिता का मान बढ़ जाएगा। कोई डाउट। कुंडली का जो क्षेत्रफल, ये क्या क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो धारा सुग्राहिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, अगर धारा की सुग्राहिता बढ़ाना है ना तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ा दीजिए, तब इसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसके किसके बढ़ने से, हम नोट यहां लिखा देते हैं, किसके किसके बढ़ने से नॉट। ये एग्जाम में पूछता बेटा, आज हमने जो भी लिखा है बताया ना, सारा भी आया, एकदम इंपॉर्टेंट सब चीज बताया, एग्जाम में खूब पूछता है। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना उस समय आपको मजा आ जाएगा, सर ये जानते हैं, सर ये हो गया है, सर फलना नंबर पॉइंट में, सर फलना पेज में है, सर फलना अध्याय में, सर फलना सीरियल नंबर में ये पढ़ता है, सर 28 तारीख को बताया सर, सब आपको याद रहेगा। तो नॉट बताएंगे कब इसका मान ज्यादा बढ़ता, धारा सुग्राहिता लिखेंगे, धारा सुग्राहिता बढ़ती है, नंबर 1 फेरों की संख्या बढ़ने पर, फेरों की संख्या बढ़ने पर। दूसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने पर, क्षेत्रफल ब्रैकेट क्या देंगे, ए
बढ़ने पर, और तीसरा क्या हो जाएगा सी, चुंबक के क्षेत्र बढ़ने पर। फेरों की संख्या बढ़ने पर, ए क्षेत्रफल, ये ए, के तो नियतांक है, कांस्टेंट मान है। के यहां पर नियतांक प्रत्यानन, के प्रत्यानन बल के लिए, सॉरी नियतांक तो जी है, के प्रत्यानन बल युग्म है, ठीक है। ए बी सी, ये क्षेत्रफल तो ए के लिए है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और बी चुंबक के क्षेत्र के लिए, ठीक है। साम्बोल चिन्ह लिखे हैं, चुंबक क्षेत्र को बी की तरफ व्यक्त करता है। सीधे बोलेंगे एन ए बी के बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर, एन ए बी के बढ़ने पर। अच्छा, अब ये के यानी प्रत्यानन बलयुग्म के बारे में अगर समझेंगे तो यहां भी आप कह सकते हैं, अगर मान लो कि के का मान आपको समझाते थे, आप खुद बताओगे प्रत्यानन बल बढ़ेगा या घटेगा, तब ये धारा स्वीकृत मान बढ़ेगी घटेगी, आप खुद बता दोगे। अगर इसका मान लो कि इसका मान 20 है, कितना मान है 20 है, और हम ये के का मान हमने यहां लिख दिया 4, के बार कटेगा बेटा 5 बार में, तो आपका रिजल्ट क्या आया 5। अगर के का मान हम कर दे यहां पर इसको हटा के 2, तो कै बार में कटेगा ये 10। तो आपने के का मान कम किया तो धारा सुग्राह्यता बढ़ गया ना। तो प्रत्यानन बलयुग्म का मान अगर कम किया जाए तो धारा सुग्राह्यता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, तो आप चौथा पॉइंट भी बन जाता है कि प्रत्यानन बलयुग्म का मान कम करने पर धारा सुग्राह्यता बढ़ जाती है। आप इसे लिख लीजिए, बोर्ड में लिख देंगे, आप लिख लेंगे, ये लिख लीजिए, लिख देंगे बोर्ड में, चलो ठीक है। प्रत्यानयन बलयुग्म का मान घटने पर, हो गया, बस ये बढ़ जाती, ऊपर तो लिखाई बढ़ जाती है घटने पर, इसमें कोई डाउट नहीं बेटा। अब अगला चलेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा परिभाषा आ जाएगा, ओ ये लास्ट आ गया, तो अब हो जाएगा विभव सुग्राह्यता। क्या बोलेंगे उसको, विभव सुग्राह्यता। थोड़ा इसको पेज को हम छोटा कर लें, दिखाई तो पड़ रहा है बेटा। विभव सुग्राह्यता, विभव सुग्राह्यता क्या हो जाएगा, देखो बस यही परिभाषा है, थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, यहां से हम इसको कॉपी करके नीचे लिखा जाते हैं, कॉपी, और यहां लिखा जाता है। कुछ छूट गया क्या, अच्छा यही तो है। तो यहां पर कहां कहां सुधारना पड़ेगा हम बताते हैं। धारा है ना, यहां लिख देना है विभव, और यहां भी हो जाएगा विभव। तो यहां पर अब अच्छा है कि कलर ही चेंज कर दिए हैं, यहां विभव और यहां क्या आ जाएगा, देखो कितना आसान परिभाषा है, ये तो हम पहले ही समझा दिए हैं।
ओके बेटा परिभाषा। आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको कॉपी करते हैं, ये सारा चीज इसमें आ जाएगा तो हम कहाँ जहाँ चेंजिंग हो वो हम बता देते फटाफट। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं कॉपी, इसको कर लेते हैं इधर साइड। अभी आपको दिखाई पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब कुछ कुछ बातें जो इसमें सुधारना पड़ेगा, ये मान यहाँ, इस मान को हम यहाँ से पूरी तरह से हटाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या सूत्र बताया था, अल्फा बटा क्या हो जाएगा भी, क्योंकि विभव सुग्राहिता है, ये क्या है विभव सुग्राहिता है। भी का सूत्र क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, याद कीजिए ओम के नियम से भी बराबर आई आर। आप अल्फा यहां लिख दीजिए, आई का मान लिख दीजिए। आई का मान क्या निकाले थे हम लोग, के अल्फा बटे एन ए बी, ठीक है। और बगल में क्या लिख देंगे हम, आर। अब ये पलट जाएगा, अल्फा इंटू एन ए बी बटा क्या हो जाएगा, के अल्फा आर। तो अल्फा अल्फा यहां कट गया, क्या बचेगा, एन ए बी बटा के आर। तो बेटा अब देखो यहाँ क्या क्या है, तो धारा सुग्राहिता का मान बढ़ेगा, नहीं विभव का, विभव सुग्राहिता का मान बढ़ेगा कब, देखो फिर से फेरों की संख्या अधिक होने पर, है ना। यहाँ भी एन ऊपर आया है ना, ऊपर आने बढ़ने पर, दूसरा क्या क्षेत्रफल बढ़ने पर, तीसरा क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने पर, ये भी आ गया। पर्तन बल युग्म घटने पर, एक चीज और बढ़ जाता है इसमें, प्रतिरोध घटने पर। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, आर घटने पर। एक ट्रिक बताते हैं आपको, याद रहेगा। जितना ऊपर लिखा है ना बेटा, ये सब बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा, और जितना नीचे लिखा है ना वो घटने पर इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ट्रिक याद हो गया, ऊपर वाला का मान बढ़ने पर ये बढ़ेगा विभव सुग्राहिता, और नीचे वाला का मान घटने पर भी ये बढ़ेगा। तो वही ट्रिक है, देखो एन हो गया ये फेरों की संख्या, ये बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा। ए मतलब क्षेत्रफल, इसका मान बढ़, ए मतलब क्षेत्रफल, इसका मान बढ़ने पर विभव सुग्राहिता बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ने पर ये बढ़ेगा, और पर्तन बल का मान घटने पर, क्या होने पर, घटने पर इसका मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का आर का मान घटने पर ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा। छूटा हुआ है क्या, पहले इसको लिख लेंगे, इधर हो गया है, ये लिखना है, ठीक है लिख लीजिए। यहां पर ई होगा बेटा, प्रतिरोध घटने पर, यहां घटने पर लिखा है। ओके बेटा, एवरीबॉडी कंप्लीट। परिभाषा सबसे पहले हमने परिभाषा समझाया था, कोई दिक्कत उसमें बेटा, नो। उसके बाद हमने आपको इसका बनावट, नहीं सिद्धांत बताया होगा, क्या बनाया होगा, सिद्धांत। क्या सिद्धांत में कोई डाउट? उसके बाद हमने आपको बनावट भी लिखाया, उसके बाद हम लोग ने व्यंजक भी निकाला, और अंत में हमने धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता के मान को भी निकाला। क्या एक बार रिपीट कर दें सारे को, या फिर कंप्लीट है सारा चीज? बोलें फटाफट बोलें।
क्या सारा कंप्लीट है? एक बार रिवाइज करवा दें? चलो ठीक है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, फिर आप थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है? अल्प धारा मापने की एक युक्ति है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सिद्धांत के बारे में। क्या इसमें कोई डाउट? सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? बल आघूर्ण। तो ये कुंडली है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण। इधर क्लियर? बनावट हमने 4 चीजों को फैक्ट दिखाया यहां पर। तो इसमें क्या होता है? कुंडली होता है। क्या होता है? कुंडली होता है, और जो स्थिर चुंबक के मध्य क्या होता है? लटका होता है। स्थिर चुंबक है, इसके मध्य ये क्या है? लटका होता है। और कुंडली से जुड़ी हुई क्या होती है? अचालक कुंडलियां होती है। ये क्या? बहुत सारी अचालक कुंडलियां होती है, जो विद्युत टर्मिनल से क्या होता है? जुड़ा होता है। T1 T2 से जुड़ा होता है। कोई डाउट नहीं? अब बल आघूर्ण के नियम से हमने बताया था, टॉइन बराबर NIAB sin थीटा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉइन बराबर NIAB। ठीक है। फिर आपको बताया कि ये जो बल आघूर्ण है ना, विक्षेप आघूर्ण इसको कहा जाता है। ठीक है। तो अब आपको विक्षेप आघूर्ण यहां निकालना है। तो हमने क्या, यदि टर्मिनल्स T1 T2 में धारा प्रवाहित किया जाए तो स्प्रिंग पर, किस पर? वो जो स्प्रिंग था, जैसे घुमा के हमने बनाया था, स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बलयुग्म के और विक्षेप क्या हो जाएगा? अल्फा प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बलयुग्म के और विक्षेप अल्फा, और इन दोनों गुणनफल क्या होता है? विक्षेप आघूर्ण होता है। क्या होता है? विक्षेप आघूर्ण, जिसे हम किस तरह व्यक्त करते हैं? टॉइन के द्वारा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या ये बराबर हो जाएगा? के अल्फा बराबर NIAB। तो आपका मान क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा के अल्फा बटा NAB। आई का मान हो जाएगा के अल्फा बटा NAB। तब ये आई का मान हमको क्या प्राप्त हो गया? ये टोटल चीज क्या है? नियतांक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये इसका किसका मान है? जी का मान है। तो यहां क्या बचा? अल्फा। और जी जब समानुपाती कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई समानुपाती अल्फा। अब क्या हो जाएगा? अतः कुंडली का विक्षेप धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब हमने क्या निकाल दिया? धारा सुग्राह्यता निकाल दिया। और आपको बताया था कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो धारा सुग्राह्यता है वो किसके समानुपाती होता है? तो विक्षेप और धारा क्या होता है? ये अनुपात में प्राप्त होता है। किसके? विक्षेप और धारा के अनुपात में प्राप्त होता है। यानी धारा सुग्राह्यता बराबर क्या होता है? अल्फा बटा आई। और आई का मान बैठा दीजिए, सारा मान कट गया, हमें NAB और K प्राप्त हुआ। ए क्या? N क्या है? फेरू संख्या। ए क्या है? क्षेत्रफल है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये तीनों जब बढ़ेंगे तो धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ेगा। और K यानी प्रत्यानयन बलयुग्म, जब ये घटेगा तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर हमने यहां पर एक चीज और बताया, विभव सुग्राह्यता के बारे में। और क्या हुआ? विभव का परिभाषा क्या हो जाएगा? आपको नीचे बताया था कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और विभव के अनुपात को, किसके? विक्षेप और विभव के अनुपात को क्या कहेंगे? विभव सुग्राह्यता कहेंगे। ठीक है ना? बताया था ना। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? विभव सुग्राह्यता की परिभाषा, सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा बटा भी, क्योंकि यही अनुपात था विक्षेप और विभव का। तो अल्फा ये रह गया, विभव का भी मतलब IR हो गया। और फिर हमने यहां पर किसका मान बैठा दिया? आई का। और आर यहां साइलेंट हो गया। हमने किसका मान बैठाया? यहां देख लो, ये आई का मान बैठाया। आई का मान क्या हो गया? ये वाला मान। और ये प्रतिरोध तो ऐसे रह गया। अब ये जो मान है पलट के ऊपर चल जाएगा। NAB ना ऊपर आ गया, तो अब ये क्या कट जाएगा? अल्फा अल्फा कट गया। NAB बटा क्या हो जाएगा? KR। तब अब देखो, ये विभव सुग्राह्यता क्या होगा? जब N का मान बढ़ेगा, यानी फेरों की संख्या बढ़ेगी, तब इसका क्या होगा? विभव सुग्राह्यता मान बढ़ेगा। जब A का मान बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा। A क्या है? क्षेत्रफल डिनोट करता है। जब A बढ़ेगा तो भी इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब B बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो भी क्या होगा? ये बढ़ेगा। और तीसरा, ये दोनों चीज जो है ये नीचे लिखा हुआ, तो क्या बोलेंगे?
प्रत्यान वैल्यू घटने पर इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध के घटने पर इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्केप मत लगाइए, जहां स्केप लगाएंगे फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। पूरा रेगुलर देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। आप बार बार वीडियो देख के और भी अच्छा से समझ लेंगे इसको। और जय हिंद, जय भारत। ठीक है।